नमस्कार दोस्तों। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक करते हैं जिसका नाम है वॉइस। वॉइस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वाच्य। अब वॉइस क्या कहता है? वॉइस रेफर्स टू द रिलेशनशिप। वॉइस एक ऐसे रिलेशनशिप के बारे में बताता है, यानी एक ऐसे संबंध के बारे में, किस किस के बीच में है वो संबंध, बिटवीन द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी किसी वाक्य के सब्जेक्ट, एंड द एक्शन, यानी वो एक्शन जिसको वर्ब बताती है। अब देखो, जैसे राइट एक वर्ब है, लेकिन ये क्या एक्शन बताती है? लिखने को बताती है। इसका एक्शन है लिखना। तो सब्जेक्ट का लिखने से क्या संबंध है? यानी सब्जेक्ट ही वो लिखने का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट कर रहा है? तो सेंटेंस के संबंध में उसका हमें रिलेशन बताना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव को हिंदी में बोलते हैं सक्रिय, और पैसिव को बोलते हैं हिंदी में निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब जो क्रिया कर रहा है, निष्क्रिय का मतलब जो क्रिया नहीं कर रहा है। सक्रिय यहाँ पर कौन है? सक्रिय है जो भी कोई उस काम को कर रहा है, उस एक्शन को कर रहा है। वर्ब की जो भी हिंदी है, उस काम को जो भी कर रहा है उसको हम सक्रिय बोल देते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब। एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है? द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब, यानी सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट, एक ऐसा वॉइस जिसमें सब्जेक्ट किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब के द्वारा बताए गए एक्शन को ही परफॉर्म करता है। यानी जैसे वर्ब क्या है? राइट। राइट का मतलब क्या है? लिखना। लिखने का एक्शन होगा, वर्ब है राइट, तो लिखने का काम कौन करता है? सब्जेक्ट ही करता है एक्टिव वॉइस के अंदर। जैसे राम राइट्स ए लेटर। राम पत्र लिखता है। यहाँ पर वर्ब क्या है? राइट। राइट्स वर्ब है, राइट्स का एक्शन क्या हुआ? लिखना। तो लिखने का काम राम ही कर रहा है, क्योंकि राम राइट्स ए लेटर, राम पत्र लिखता है, तो लिखने का काम राम ही करता है, तो सब्जेक्ट राम है। तो यही काम को कर रहा है, तो एक्टिव वॉइस है, क्योंकि ये एक्टिव है काम करने में, सक्रिय है, यही वो काम कर रहा है पत्र के लिखने का। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ? डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट। डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्क। यहाँ पर डूअर का मतलब करने वाला। करने वाला कौन है? पत्र लिखने वाला कौन है? राम, और राम एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ही यहाँ पर डूअर है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है काम से। काम क्या है? पत्र, यानी किस पर काम होना है? पत्थर, ऑब्जेक्ट, यानी लेटर से ज़्यादा राम इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान दिया गया। इस करके एक्टिव। एक्टिव लेटर नहीं है, लेटर अपने आप को खुद थोड़ी लिखेगा, राम लिखेगा, तो एक्टिव कौन है? राम। तो एक्टिव वॉइस के अंदर किसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? डूअर की तरफ। डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्ब। पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या है? द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब, यानी सब्जेक्ट क्या होता है इसके अंदर? जो वर्ब जिस एक्शन को डिस्क्राइब करती है उसको ये रिसीव करता है। सब्जेक्ट रिसीव करने का मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट काम नहीं करता। पैसिव वॉइस के अंदर निष्क्रिय है। पैसिव का मतलब निष्क्रिय है, ये क्रिया नहीं करता सब्जेक्ट, बस उसके ऊपर क्रिया होती है, वो रिसीव करता है एक्शन को। जैसे शिकारी ने शेर को मारा, यहाँ पर सक्रिय कौन है? शेर को मारने का काम किसने किया? शिकारी। तो शिकारी खुद वो काम कर रहा है मारने का, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस हुआ, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? शिकारी, और वही उसको मारने का काम कर रहा है शेर को। और शेर है, जो शेर पे तो एक्शन हुआ है, यानी मर जाने का एक्शन हुआ है, वो खुद वो मारने का काम नहीं कर रहा शेर, तो वो किस में हो जाएगा? पैसिव वॉइस के अंदर हो जाएगा। द सब्जेक्ट रिसीव्स, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है? वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डूअर। यहाँ पर जिस पर काम हुआ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करने वाले से। जैसे ए लेटर इज रिटन बाय राम। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तो वाक्य की शुरू में लिख दी जाती है। वहाँ पर राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, राम राइट्स ए लेटर, और वो सब्जेक्ट था, इसीलिए शुरू में लिख दिया था राम, राम राइट्स ए लेटर। यहाँ पर लेटर इंपॉर्टेंट है, इस करके शुरू में लेटर लिखना पड़ेगा। ए लेटर इज रिटन बाय राम, राम के द्वारा लेटर लिखा जाता है, या फिर ए लेटर इज रिटन। अब यहाँ पर राम क्यों गायब कर दिया? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जब डूअर इम्पोर्टेंट ही नहीं है तो इसे कभी कभी छोड़ भी दिया जाता है। डूअर का मतलब काम करने वाला। अब देखो यहाँ पर राइट, रिटन है, लिखना है, लिखने का काम लेटर नहीं कर रहा,
यहाँ पर लिखने का काम तो राम ने किया है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है इस करके बाद में लिख दिया। जो इम्पोर्टेंट होती है पैसिव वॉइस के अंदर या फिर एक्टिव वॉइस के अंदर वो शुरू में लिख दिया जाता है। तो जब इम्पोर्टेंट ही नहीं है तो इसे कभी कभी छोड़ भी दिया जाता है। ए लेटर इज रिटन, लेटर लिखा जाता है, लेटर राम के द्वारा लिखा जाता है, लेटर लिखा जाता है, सेम ही चीज़ है दोनों। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट क्या है, इम्पोर्टेंट नोट में क्या दे रखा है, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। यानी जैसे राम राइट्स ए लेटर, तो ए लेटर आगे आ जाएगा और राम बाई करके बाद में चला जाएगा। यानी जो सब शुरू में था सब्जेक्ट वो बाद में चला जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो बाद वाला ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव वॉइस की मिनिमम कंडीशन क्या है, पैसिव वॉइस की मिनिमम कंडीशन का मतलब है ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी होती है पैसिव वॉइस के अंदर जिसको देखकर हम सीधे बता सकते हैं कि वो पैसिव वॉइस है, वह क्या पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस की मिनिमम कंडीशन क्या है, वो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पक्की होनी चाहिए वाक्य के अंदर, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कुछ हो ना हो सेंटेंस के अंदर, लेकिन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पक्की होनी चाहिए। बी का मतलब ये बी ही नहीं है, बी भी हो सकती है, बी अपने में बेस फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है इजामर, बी की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है वॉज वर, और बी की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है बीन, और बी की कंटिन्यूस फॉर्म बीइंग भी हो सकती है। यानी बी की कोई ना कोई फॉर्म होनी चाहिए और साथ में उसके थर्ड फॉर्म होना चाहिए। अब पैसिव वॉइस तभी कहलाएगा अगर ऐसा हुआ कि बी की फॉर्म दे रखी है और थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी, ये फिर भी पैसिव वॉइस नहीं होगा, एक्टिव में चला जाएगा। अगर थर्ड फॉर्म दे रखी है और बी की फॉर्म नहीं दे रखी फिर भी एक्टिव में चला जाएगा। यानी पैसिव वॉइस बनने के लिए दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, तभी ये पैसिव वॉइस कहलाएगा, अदरवाइज ये एक्टिव में चला जाएगा। हमें सिर्फ पैसिव वॉइस में ये देखना कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, बी की कोई ना कोई फॉर्म हो और प्लस में किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। तो अब इस बात का ध्यान रखा, जो हमने टेंस आज तक पढ़े थे वो हमेशा एक्टिव वॉइस में पढ़े जाते हैं, टेंस को हमेशा एक्टिव वॉइस में पढ़ा जाता है। ये बताना ज़रूरी है क्योंकि टेंस में हमने जो रूल याद किए थे वो यहाँ पर थोड़े उन नियमों का उल्लंघन हो जाता है इसके अंदर आके। पैसिव वॉइस के अंदर थोड़ा सा अलग है उसके अंदर, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है और टेंस के अंदर हर एक सेंटेंस टेंस के अंदर एक्टिव वॉइस में होता है। तो ये अलग क्यों है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके बिना नहीं आती। हम टेंस के अंदर पढ़ा था कि हैव की फॉर्म के बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी नहीं आएगी, हैव की फॉर्म होनी जरूरी है थर्ड फॉर्म से पहले। लेकिन यहाँ क्या है, बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, ये देखो बी की कोई ना कोई फॉर्म होगी प्लस में थर्ड फॉर्म, बस यही अलग चीज़ है टेंस से, बाकी सारा टेंस वाला ही है। अब ध्यान से देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका हम वॉइस चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सभी को पता है, प्रेजेंट का मतलब पहली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, और इंडेफिनिट का मतलब दूसरी वर्ब या तो बेस फॉर्म हो या फिर वर्ब हो ही ना हो। तो मोहन राइट्स ए लेटर, यहाँ पर मोहन के बाद क्या दे रखा है, राइट्स। मोहन के बाद क्या है, राइट्स। राइट्स अपना में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और उसके बाद कोई और वर्ब नहीं है, तो ये इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ये तो सिर्फ ये टेंस का काम था, हमने वैसे बात कर ली। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पहले ये देखो, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस, मोहन राइट्स ए लेटर। यहाँ पर तो बी की कोई फॉर्म ही नहीं है, यहाँ तो थर्ड भी नहीं है, बी की भी नहीं है। अगर थर्ड होती तो बी की नहीं है, फिर भी एक्टिव वॉइस होता है। ये एक्टिव वॉइस, क्योंकि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर नहीं है। तो अगर ये एक्टिव वॉइस है तो इसको पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है, बी की फॉर्म कोई ना कोई हो और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। अब ध्यान से देखना, इसके लिए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ये पता होना जरूरी है कि जो भी एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस के अंदर वर्ब दे रखे है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या कंटिन्यूस वाली आईएनजी है। ये देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इस एक ही वर्ब है, इसी वर्ब से हमें बी की फॉर्म निकालनी और इसी से वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब है कि मेन वर्ब से ही हमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म निकालनी होती है। ये एक ही वर्ब है तो यही मेन वर्ब है। देखो, वर्ब से पहले हमेशा, पहली वर्ब से पहले हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और लास्ट वाले वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। यह तो एक ही वर्ब है, यही पहले है यही लास्ट है, तो वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट। अब पीछे हमने क्या देखा था इंपॉर्टेंट नोट के अंदर, ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। यानी मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है, एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है। जो ये ए लेटर है ये एज इट इज हमने यहाँ लिख दिया ए लेटर। अब ये मोहन है, ये बाई करके हमने लास्ट में लिख दिया।
अब यहाँ देखो बी प्लस वर्ब की थर्म ए की वर्ब से निकालनी है। देखो बी की तो बहुत सारी फॉर्म है, खुद बी तो बेस है, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी है इज एम आर, इसकी सेकंड भी है वॉज वर्ब, थर्ड भी है बीन, कंटिन्यूस भी है आई एन जी वाली बीन। कौन सी लिखें? ये देखो ऊपर इस वर्ब के ऊपर क्या लिखा हुआ वन, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बी की तो हम फर्स्ट लिखेंगे और इसी वर्ब की थर्ड लिखेंगे हम, जो भी वर्ब दे रखे उसकी ऑटोमेटिक हम थर्ड लिख देंगे। दोबारा देखो, कोई भी वर्ब दे रखी है एक्टिव वॉइस के अंदर, जो लास्ट वाली वर्ब होती है वहीं से हमें क्या निकालना होता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन वो तभी निकलेगा जब हमें ये पता हो कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म है, यहीं से बी और थर्ड फॉर्म निकलेगी। थर्ड तो यही है, जो भी वर्ब दे रखी इसकी थर्ड फॉर्म ने यहाँ लिख दी, ए लेटर ऐसे कैसे, और ये बाई करके बाद में मोहन। तो बी की कौन सी फॉर्म लिखनी है, इसका नंबर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बी की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब बी की फर्स्ट फॉर्म तो 3 है, इज, एम और आर। कन्फ्यूजन है, 3 फॉर्म है बी की, तो कौन सी लिखे? अभी देखो, अब इस लेटर के साथ, ए लेटर के साथ इनमें से सूट होने वाली कौन सी है? एम तो आई के साथ आता है, आर होता है वो प्लूरल के साथ आता है। जैसे लेटर ना हो गया, लेटर्स होता तो हम आर लिख देते, ये सिंगुलर है लेटर, तो इज ही चलेगा इसके साथ। ए लेटर इज, और रिटर्न हमने पहले कर ही दिया था बाय मोहन। एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है। मोहन राइट्स ए लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। आई ड्रिंक ए सोडा, मैं एक सोडा पीता हूँ। ए सोडा इज ड्रंक बाय हिम, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक और थर्ड फॉर्म होती है इसकी ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। ए सोडा इज ड्रंक बाय मी, जो ए सोडा है ये आगे लिख दिया, जो आई है ये मी करके बाद में आएगा। अब देखो ये आई क्या होता है, आई किस में कन्वर्ट हो जाता है, मी में। क्यों? क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्ट के रूप में आई ही लिखा जाएगा, और जब इसको वर्ब के बाद लिखेंगे यानी ऑब्जेक्ट के रूप में ये मी हो जाता है। आई को ही मी में बदलते हैं हम। वी को किस में बदलते हैं हम, अस में। यानी अगर सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, वर्ब से पहली वर्ब से पहले लिखेंगे तो वी लिखा जाएगा, और लास्ट वर्ब के बाद यानी ऑब्जेक्ट रूप में लिखेंगे हम वर्ब के बाद तो अस करके लिखा जाएगा। यू शुरू में भी ये सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी, यानी ये वर्ब के बाद भी एज इट इज रहेगा और वर्ब से पहले भी एज इट इज रहेगा। अब ये आई है क्योंकि ये वर्ब से पहले है, सब्जेक्टिव केस में है, और यही जब वर्ब के बाद लिखा जाएगा आई मी करके लिखा जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ए सोडा आगे आ गया, और आई है बाई करके, बाई लगा के, जो आई है बाई लगा के मी में कन्वर्ट होकर बाद में आ जाएगा। और ड्रिंक अपने में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसी से हमें बी की फॉर्म निकालनी है और इसी से थर्ड फॉर्म निकालनी है। अब इसकी थर्ड फॉर्म तो लिख दिया हमने ड्रंक, और बी की कौन सी फॉर्म लिखनी है, जो ऊपर लिखा हुआ वन, यानी फर्स्ट फॉर्म बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में से सोडा के साथ कौन सी सूट करेगी, इज, क्योंकि एम तो आई के साथ आता है, और आर अगर एक से ज़्यादा सोडा होता है तो आर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर इज ही यहाँ पर सूट करेगा क्योंकि सोडा सिंगुलर है और इज सिंगुलर है। ए सोडा इज ड्रंक बाई मी। द लायन किल्स द डियर्स, यानी शेर हिरनों को मारता है। द डियर्स ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा द डियर्स। द लायंस बाय द लायंस करके हम बाद में लिखेंगे। अब जो ये किल्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किल्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी से बी की निकालनी है और इसी से वर्ब की थर्ड फॉर्म निकालनी है। बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, इज एम आर, तो डियर से प्लूरल है तो इसके साथ आर सूट होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है, फर्स्ट की फर्स्ट ही रखें, क्योंकि इसमें वॉइस के अंदर टेंस चेंज नहीं करना होता। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रहेगा। तो ये आर लिख दिया, और इसी की थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगी, यानी बी की तो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यानी किल्स की, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड, और ये फर्स्ट है तो बी की फर्स्ट आर हो गए। समझ में आया? एन एरो किल्स ए पिग, एक तीर सुअर को मार देता है। ए पिग ऑब्जेक्ट है, आगे आ गया, क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब से पहले सारा सब्जेक्ट होता है। ए, और ये जो किल्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस ए की वर्ब है, इसी से बी की निकालनी और इसी से थर्ड फॉर्म। बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, पिग के साथ तो इज आएगा, और थर्ड फॉर्म इसी किल्स की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किल्स था, इसी की थर्ड फॉर्म किल्ड है। अब यहाँ पर बाई नहीं आएगा, यहाँ पर विद करके देखो, यहाँ क्या लिखना होता है, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो किसी न किसी प्रपोजिशन के साथ लगा के लिखना होता है। वहाँ पर बाई आता है, बाई को मतलब होता है के द्वारा।
अब बाई वहाँ पर यूज होता है जब किसी इंसान के द्वारा, किसी सजीव वस्तु के द्वारा, यानी लिविंग थिंग्स के द्वारा कोई काम किया जाता है तो बाई लगाते हैं हम। जब नॉन लिविंग थिंग होती है यानी निर्जीव वस्तुओं के साथ हम विद लगाते हैं। ए पिग इज किल्ड विद एन एरो, यानी एक एरो के साथ मारा जाता है, यानी एक किसका यूज करके, एरो का यूज करके पिग को मारा जाता है, या फिर तीर के साथ मारा जाता है। करण नोज दिस एड्रेस, करण नोज दिस एड्रेस, नोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। करण इस एड्रेस को जानता है। अब ये वर्ब के बाद सारा ऑब्जेक्ट है तो आगे आगे दिस एड्रेस, करण नोज दिस एड्रेस, दिस एड्रेस, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज एड्रेस है, एड्रेस इज नहीं है तो इज सूट करेगा, इज, और इसी की थर्ड फॉर्म नॉन हो जाएगा, नो न्यू नॉन, नॉन। अब यहाँ पर टू आएगा, यानी जहाँ पर जैसी प्रपोजिशन सूट करती है वहाँ पर वैसी ही प्रपोजिशन हमें लिखनी पड़ेगी। दिस एड्रेस इज नॉन टू करण, यानी कोई चीज़ नो, जो नो वर्ब होती है इसके साथ हमेशा टू प्रपोजिशन लगती है। दिस एड्रेस इज नॉन टू करण, यानी करण के द्वारा, यानी लिखेंगे करण के द्वारा इस एड्रेस को जाना जाता है, नहीं, करण इस एड्रेस को जानता है। दिस एड्रेस इज नॉन टू करण, यह एड्रेस करण जानता है। विराट मैरिज टू अनुष्का, विराट अनुष्का से शादी करता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये वर्ब है, ये टू यहाँ पर प्रपोजिशन ऑलरेडी लिखी हुई है। अब ध्यान से देखना, ये टू, ये नहीं देखना, ये मत समझना कि वर्ब के बाद ये सारा ऑब्जेक्ट है तो ये टू समेत आगे जाएगा, नहीं, टू प्रपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, प्रपोजिशन के बाद जो चीज़ दे रखी वो ऑब्जेक्ट होता है। अब मैरिज है, विराट अनुष्का शादी करता है तो टू इधर ही रहेगा, ये टू हमेशा मैरी के साथ होता है नहीं कि अनुष्का के साथ, अनुष्का सिर्फ ऑब्जेक्ट है तो आगे आ गया अनुष्का। मैरिज ऐसे लगा रखे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बी की फर्स्ट लिखें, इसी से बी की निकालनी और इसी से थर्ड, मैरिज की थर्ड फॉर्म मैरिड हो गया, मैरी मैरिड मैरिड, और बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, अनुष्का के साथ सूट होने वाली इज, मैरिड, और टू ऐसे कैसे है, टू विराट, यानी इसके अंदर ऑलरेडी क्या थी प्रपोजिशन, मैरी अपनी प्रपोजिशन लेके आया था तो उसी से काम चल गया, अलग से कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अनुष्का इज मैरिड टू विराट। अच्छा, कई लोग बोल देते हैं कि जब ए बी से शादी करता है, यानी लड़का लड़की शादी करता है तो टू आ जाएगा, और या फिर लड़की लड़के शादी करेगा तो विद आ जाएगा। अब देखो, शादी लड़का लड़के से करे, लड़की लड़के से करे, शादी तो दोनों की होती है, ये हमेशा टू ही रहता है, मैरिड टू, यहाँ पर विद का ही नहीं आएगा, मैरी के साथ कभी विद नहीं आता, टू ही रहता है। जैसे नो वर्ब के साथ हमेशा टू रहेगा तो मैरी के साथ भी हमेशा टू रहता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मोहन इज राइटिंग ए लेटर, मोहन एक पत्र लिख रहा है। अब देखो यहाँ पर, वहाँ पर एक ही वर्ब थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमने एक ही वर्ब देखी, यहाँ पर तो दो है, तो कौन सी से बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म निकालनी है, ये जो मेन वर्ब दे रखी है तो लास्ट वाली, इसी से बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म निकालनी है। ऊपर तो एक ही वर्ब थी, वही पहली थी वही लास्ट, यानी मेन वर्ब से हम निकालनी होती है, यहाँ पर दो है तो ये हेल्पिंग है, ये मेन, तो मेन वर्ब से ही ये दोनों फॉर्म निकलेंगे। मोहन इज राइटिंग ए लेटर, तो राइटिंग कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कंटिन्यूस है, तो इसी लास्ट वाली वर्ब से बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म निकालनी है। अब जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो बी तो ऊपर वाला नंबर देखेगा भाई, बी की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ए लेटर, और मोहन बाई करके बाद में लिख दिया। मोहन पत्र लिख रहा है, एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जा रहा है मैं ही रखना है क्योंकि टेंस हमें चेंज नहीं करना। ए लेटर, अब यहाँ पर दो वर्ब दे रखी है, जो वर्ब दे रखी है ऑलरेडी हमें उसको चेंज नहीं करना, उसको एज इट इज लिखेंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, वो एज इट इज तब लिखेंगे अगर इस सब्जेक्ट के साथ वो सूट होती है। अब इज लेटर के साथ बिल्कुल सूट होती है, अगर यहाँ लेटर्स होता तो इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म में ही प्लूरल देखते हैं हम, क्या देखते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म में ही प्लूरल, तो आर भी फर्स्ट फॉर्म है बी की, इज भी फर्स्ट फॉर्म है और एम भी फर्स्ट फॉर्म है, यानी बी की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट इज एम आर, ये होती है सिंगुलर, ये होती है आई के साथ, और आर होती है प्लूरल, तो तीनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी बी की, तो लेटर के साथ क्या सूट होएगा, इज, ये एज इट इज लिख दिया। अब इसे बी की वर्ब और थर्ड फॉर्म निकालनी है, बी की कंटिन्यूस फॉर्म की होती है बीइंग और इसकी थर्ड फॉर्म की होती है रिटन, बाकी सारा सेम। मोहन बाय मोहन, ए लेटर, इज ऐसे कैसे, और राइटिंग की बीइंग रिटन, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मोहन।
अब देखो ध्यान से, इसके अंदर अगर किसी को कन्फ्यूज़न होती है कि बी की यहाँ पर तो दो फॉर्म्स आ गई। देखो इज भी अपने आप में क्या है, बी की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और बीइंग भी बी की फॉर्म है, तो ये तो दो बार ही आ गई। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी की दो फॉर्म आ सकती हैं। देखो क्या नोट लिखा हुआ है, टू बी फॉर्म्स कैन कम अलोंग, एक साथ दो बी की फॉर्म्स आ सकती हैं। लेकिन क्या लिखा, बट कैन नॉट कम स्टार्टिंग विद स्पेलिंग बी ई, बी। यानी ये क्या कहता है कि बी की दो वर्ब्स आ सकती हैं एक साथ, लेकिन बी की दो वर्ब तब एक साथ नहीं आती जब उनकी स्पेलिंग दोनों की बी से स्टार्ट होती है, बी ई से। यानी बी की दो फॉर्म्स आ सकती है एकदम, जैसे यहाँ पर आई हुई है, इज और बीइंग दोनों बी की फॉर्म है, लेकिन बी ई से शुरू होने वाली दो लगातार बी की फॉर्म्स नहीं आ सकती। कहने का मतलब है बी के साथ कभी भी हम बीन यूज नहीं कर सकते। दोनों देखो बी ई से शुरू है, बी बीन, नहीं बी के साथ कभी बीइंग लगा सकते हम लगातार, बी बीइंग, या फिर बीन के साथ बीइंग नहीं लगा सकते। कोई और वर्ब इनके साथ आ सकती है, लेकिन बी जैसी आवाज़ देने वाली दो बी की वर्ब लगातार नहीं आ सकती। इज हमारा वॉज वर्ब के साथ आ सकती हैं। तो बी के साथ एकदम से बीन नहीं आ सकता, बी के साथ बीइंग नहीं आ सकता, बीन के साथ बीइंग नहीं आ सकता। यानी बी ई की आवाज़ देने वाली दो लगातार फॉर्म्स नहीं आ सकती। मोहन इज नॉट राइटिंग ए लेटर, अब इसका हमने नेगेटिव बनाया, मोहन पत्र नहीं लिख रहा है, तो इसका क्या बनेगा, ए लेटर आगे आ जाएगा, ए लेटर, ये बाई करके मोहन बाद में आ जाएगा, बाई मोहन। इज ए लेटर के साथ सूट होता है तो इज एज इट इज। नोट तो हमेशा रहेगा ही, नोट तो कहीं भी आ जाता है। राइटिंग क्या कंटिन्यूस फॉर्म, तो बी की कंटिन्यूस लिखेंगे, और राइटिंग की थर्ड फॉर्म रिटर्न, यानी राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, तो बी की कंटिन्यूस क्या है, बीइंग रिटर्न। यानी ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटर्न बाय मोहन। ये कह रहा है कि मोहन पत्र नहीं लिख रहा है, एक पत्र मोहन के द्वारा नहीं लिखा जा रहा है। ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मोहन। अब इस कंफ्यूजन में मत रहना कि नॉट बीइंग के बाद लगा दे, नहीं, हेल्पिंग वर्ब ये पहले हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लगता है। ये मेन वर्ब है, रिटन बीच वाली होती है पार्टिकल वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। ही इज राइटिंग ए स्टोरी ऑन नेचर, वह क्या कर रहा है, नेचर पर यानी प्रकृति पर स्टोरी लिख रहा है। अब देखो ये क्या है, मेन वर्ब, इसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको आगे लिखेंगे ए स्टोरी ऑन नेचर। अब बाई और जो ही है, ही सब्जेक्टिव रूप में, और इसको ये शुरू में इस करके ही है और लास्ट में लिखना पड़ेगा तो हिम में चेंज हो जाएगा। सी किस में बदल जाता है, हर के अंदर, जैसे सी हर, ही हिज हिम, तो ये हिम में चेंज हो गया। ए स्टोरी ऑन नेचर, ए स्टोरी ऑन नेचर। अब सब्जेक्ट तो ए स्टोरी ही रहेगा, ऑन नेचर तो इसके साथ प्रपोजिशन, और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट माना जाता है, ये दोनों आ गए इसके साथ। असली सब्जेक्ट तो क्या होता है, ए स्टोरी शुरू वाला ही होता है, तो ए स्टोरी मतलब एक स्टोरी, तो इसके साथ इज सूट हो गया। अगर स्टोरी जो होता तो इसको हम आर कर देते। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न, लेकिन बी की फॉर्म भी निकालनी है, आईएनजी फॉर्म में बीइंग। फर्स्ट फॉर्म होती तो बी की फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड होती तो बी की सेकंड लिखते, ये कंटिन्यूस में है। थर्ड होती तो बी की थर्ड लिखते, ये कंटिन्यूस में तो बी की कंटिन्यूस लिख दी, और इसी की थर्ड। ए स्टोरी ऑन नेचर इज बीइंग रिटन बाय हिम, वह नेचर पर स्टोरी लिख रहा है, एक स्टोरी उसके द्वारा नेचर पर लिखी जा रही। द पीपल आर चूजिंग मोदी देयर लीडर, लोग मोदी को अपना नेता चुन रहे हैं। अब यहाँ ये क्या है, चूजिंग, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये चूजिंग क्या है, मेन वर्ब। यहाँ बाद में मोदी दे रखा है, मोदी आ गया, मोदी इज, अब ये देयर लीडर, मोदी देयर लीडर ऐसा नहीं आ सकता। ये मत सोचना कि ऊपर दे रखा है एकदम से ए स्टोरी ऑन नेचर, नहीं, ये तो इस चीज़ पे दबाव दिया गया है कि स्टोरी किस चीज़ पर है, तो एकदम से आ गया ए स्टोरी ऑन नेचर, ये तो बाद में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोदी को हम आगे ले आएंगे, मोदी इज, द पीपल आर चूजिंग मोदी देयर लीडर, मोदी इज बीइंग चूजन, कैसे आया, द पीपल तो बाय द पीपल करके बाद में आ गया, मोदी आगे आ गया, मोदी इज। अब ये आर क्या है, वर्ब बी की फर्स्ट फॉर्म, आर मोदी के साथ सूट नहीं करेगा क्योंकि मोदी तो सिंगुलर है। इधर पीपल ज़्यादा लोग होते हैं तो आर सूट कर गया, फर्स्ट फॉर्म ही रखनी, हमें सेकंड भी नहीं बनानी, तो ये तो प्लूरल थी फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म ही होनी चाहिए वो सिंगुलर में जो मोदी के साथ
अटैच हो जाए, तो मोदी के साथ इज लगा दिया मैं। अभी चूजिंग है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसी से निकालने, बी आई एन जी में लिखेंगे बीइंग, और चूज की थर्ड फॉर्म होती है चूजन, चूज चूज चोज चूजन। तो चूजन अब जो बचा हुआ है देयर लीडर, यानी मोदी को चुना जा रहा है अपना नेता किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। लोग अपना नेता मोदी को चुन रहे हैं, मोदी को अपना नेता लोगों के द्वारा चुना जा रहा है। ही इज टीजिंग मी, वह मुझे तंग कर रहा है। अब देखो मी बाद में है इस करके मी में, अब जब ये आगे आ जाएगा इधर देखो मी बाद में है इस करके ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया, और जब ये सब्जेक्ट बनेगा आगे ले जाकर तो आई में कन्वर्ट हो गया आई। अब ही बाय हिम करके बाद में आ गया, शुरू में था ही था और लास्ट में हिम बन गया इसका। अब इज क्या है, आई के साथ सूट होता है नहीं, आई के साथ तो एम आता है, तो आई के साथ इज अपने आप में बी की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म में ही आई के साथ सूट होने वाली कौन है, एम। फर्स्ट फॉर्म में ही आई के साथ सूट होने वाली क्या है, एम। तो आई एम यहाँ पर बीइंग रह गया, आई एम बीइंग टीज्ड, आई एम बीइंग टीज्ड बाय हिम, क्योंकि आईएनजी फॉर्म में तो बी की आईएनजी बीइंग है और टीज की थर्ड फॉर्म टीज्ड है, क्योंकि ये मेन वर्ब से ही बी और थर्ड फॉर्म निकालनी, तो बी की फॉर्म बताती है कि ये कौन सी फॉर्म में, कंटिन्यूस में तो बीइंग होगा और इसकी थर्ड फॉर्म होगी टीज्ड। आई एम बीइंग टीज्ड बाय हिम, मैं उसके द्वारा तंग किया जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट, मोहन हैज़ रिटन ए लेटर, प्रेजेंट का मतलब पहली बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हैज़ हैव के बिना नहीं आई। ये क्या है, एक्टिव वॉइस। मोहन हैज़ रिटन ए लेटर आगे आ गया, मोहन बाय मोहन करके बाद में, हैज़ इसके साथ सूट होता है लेटर के साथ, बिल्कुल। हैज़ एज फॉर सिंगुलर, लेटर भी सिंगुलर तो हैज़ सूट हो गया। अब ये रिटर्न वर्ब अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसी से हमें बी की फॉर्म निकालनी है और इसी से थर्ड फॉर्म निकालनी है। बी की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म तो बीन है, और इसकी थर्ड ये ऑलरेडी थर्ड में दे रखी है, ये तो रिटर्न का रिटर्न है, आ जाएगा। अगर यहाँ रोट होता फिर भी यहाँ पर थर्ड लिखना था, राइटिंग हो फिर भी थर्ड लिखना है, कुछ भी फॉर्म दे रखी है थर्ड तो जरूरी है। तो यहाँ पर बी, इसकी थर्ड फॉर्म को देखकर बी लगाया गया, और इसी की थर्ड फॉर्म लिखने तो ऑलरेडी थर्ड है तो रिटर्न आ जाएगा। ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मोहन, मोहन पत्र लिख चुका है, एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जा चुका है। मोहन हैज़ नॉट रिटन लेटर, मोहन एक पत्र नहीं लिख चुका है, या मोहन ने पत्र नहीं लिखा है। ए लेटर आगे आ गया, बाय मोहन करके बाद में चला गया। हैज़ लेटर के साथ छूट होता है, और नोट का नोट तो कहीं भी आ जाएगा। हैज़ नोट ये थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो बी की थर्ड बीन है और इसी की थर्ड ये थर्ड ही दे रखी है। ए लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाय मोहन, मोहन पत्र नहीं लिख चुका है, एक पत्र मोहन के द्वारा नहीं लिखा जा चुका है या फिर लिखा गया है। आई हैव डिलीटेड ऑल द फाइल्स, मैंने सारी फाइलें डिलीट कर दी हैं या डिलीट कर चुका हूँ। अब डिलीटेड थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद डिलीटेड मेन वर्ब है, उसके बाद सारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑल द फाइल्स। अब ये हैव का हैव सूट कर गया, क्योंकि आई भी प्लूरल माना जाता है, हैव आ गया। ऑल द फाइल्स, ऑल का मतलब ज़्यादा है तो हैव सूट हो गया, हैव का हैव चल गया। अगर यहाँ कल अकेला फाइल होता, अगर यहाँ पर अकेला फाइल होता तो हैज हो जाता इसका। ऑल द फाइल्स, अब ये डिलीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कैसे पता चला, क्योंकि थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा हैव की फॉर्म लिखी होती है और हैव दे रखा है, तो ये थर्ड फॉर्म है, इसी से बी की निकालनी और इसी से थर्ड फॉर्म निकालनी। बी की थर्ड फॉर्म बीन ये दे रखा, और थर्ड फॉर्म ये तो खुद ही थर्ड फॉर्म है डिलीटेड। ऑल द फाइल्स हैव बीन डिलीटेड बाय मी, मेरे द्वारा सारी फाइलें डिलीट की जा चुकी हैं। सी हैज़ क्लियर्ड द एग्ज़ाम्स, उसने एग्ज़ाम्स क्लियर कर दिए हैं, या फिर वह एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुके हैं। सी है सिंगुलर है तो हैज सिंगुलर है। द एग्ज़ाम्स आगे आ गया, सी हर बन के बाद में चला गया बाय लगा के, क्योंकि इंसान है, इंसान से पहले बाय लगा के। तो द एग्ज़ाम्स, अब हैज़ तो इसके साथ सूट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम्स है, सी तो सिंगुलर था तो एज फॉर सिंगुलर हैज कर दिया। एग्ज़ाम्स ज़्यादा है तो हैव करना पड़ेगा, तो एग्ज़ाम्स हैव। क्लियर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म बीन लगा दिए, और इसी की थर्ड फॉर्म खुद ही थर्ड फॉर्म है, क्लियर्ड बाय हर। वह सारे एग्ज़ाम पास कर चुकी हैं, सारे एग्ज़ाम्स उसके द्वारा पास किए जा चुके हैं। अब ध्यान से देखना, जो यह है परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, दो टेंस को मिलाकर बनाया गया है। देखो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी है और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी है। इन जो दो टेंस होते हैं, हर टेंस का चौथा यही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, कभी भी नहीं बनेगा। यानी टोटल 12 होते हैं, 12 टेंस हैं, जैसे प्रेजेंट,
पास्ट और फ्यूचर, और सबके चार चार है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इन 12 में से इन तीनों के तो बनेंगे नहीं। जो चौथे हैं, फोर्थ हैं, तीनों के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके नहीं बनेंगे पैसिव वॉइस। 12 में से 3 गए तो 9 के बनने चाहिए। अब एक और है फ्यूचर के अंदर जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, वो कंटिन्यूस। बाकियों का कंटिन्यूस का बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का बनेगा, पास्ट कंटिन्यूस, लेकिन फ्यूचर का तो कंटिन्यूस का भी नहीं बनेगा। तो एक और घट गया, तो सिर्फ 8 ही टेंस हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं। अब देखो, हमें सीधी बात थोपनी नहीं है अपने ऊपर कि इसका नहीं बनता, हमें रीज़न भी पता होना चाहिए कि इसका पैसिव वॉइस बनता क्यों नहीं। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एक वाक्य लेते हैं। मोहन हैज़ बिन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। मोहन 2 घंटों से पत्र लिख रहा है। कैसे पता चला कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है? हैज़ अपने में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस, बिन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट वर्ब को बोलते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट, और आईएनजी में दे रखे तो कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। मोहन हैज़ बिन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। मोहन 2 घंटों से पत्र लिख रहा है। अब ये पहली कन्फ्यूज़न तो ये है कि राइटिंग मेन वर्ब है, इसके बाद ए लेटर ये भी ऑब्जेक्ट है, और ये 4 प्रपोजिशन उसके बाद 2 आवर्स भी ऑब्जेक्ट है। अब कौन सा ऑब्जेक्ट आगे लेके आए? पहली कन्फ्यूज़न ये है। चलो फिर भी हम लगा लेते हैं कि ए लेटर आगे आ गया। ए लेटर हमने आगे लिख लिया, ए लेटर, और मोहन बाई, मोहन करके बाद में लिख दिया, और 2 आवर्स जो बच गया तो वो बाद में लिख दिया। कहीं भी लिखो, जब इसका बनता ही नहीं है कहीं भी चिपकाओ, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्यों नहीं बनता। तो ए लेटर, अब ये हैज़ है, लेटर के साथ सूट करता है तो हैज़ का हैज़ आ गया, लेटर्स होता तो हैव कर देते। अब ये देखो, हमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किससे निकालनी है? लास्ट वाली वर्ब से। अब बीन भी नहीं छेड़ना, हमें बीन का बीन लगा दिया, ठीक है, क्योंकि हैज़ हैव हैड के बाद तो थर्ड फॉर्म ही लिखनी है, ठीक है, और बी की ही लगानी पड़ेगी क्योंकि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन जरूरी थी। अब राइटिंग है, राइटिंग कंटिन्यूस में है, इसी से बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म निकालनी है हमें। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म निकाले, बी की कंटिन्यूस फॉर्म बीइंग है और थर्ड फॉर्म इसकी राइट की रिटर्न हो गया। तो अब देखो, ये बीन पहले भी लिखा हुआ था और इसमें से बीइंग निकल गया, तो बी जैसे दिखने वाले 2 वर्ब आ गए, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। देखो, बी जैसे दिखने वाले बीन बीइंग हमने पीछे किया था कि 2 वर्ब बी की आ सकती है लगातार, लेकिन बी ई से शुरू वाली सेम स्पेलिंग की शुरू में 2 अक्षर जो बी ई से शुरू होते हैं वो लगातार वर्ब नहीं आ सकती। बीन बीइंग नहीं आ सकता, बी बीन नहीं आ सकता, बीइंग बीइंग नहीं आ सकता, बीन बीइंग नहीं आ सकता, और बी बीइंग नहीं आ सकता। तो ये आ गया, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि इसमें बी जैसे दिखने वाली सेम आ गई। यहाँ तक कर लेना, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हो।